अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। एक नज़र डालते हैं अब तक की टॉप स्टोरीज पर। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों की शमूलियत से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? सदर जरदारी का इस्तीफ़ा, दम तोड़ती अफवाहें और 27वीं तरमीम होने क्या जा रहा है? बलोचिस्तान में दहशत गर्दी, 9 अफराद का शनाख्त के बाद कत्ल, फितना अल खवारिज और भारतीय गठजोड़। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत, कत्ल या खुदकुशी। तो नाज़रीन, ये हैं आज के हमारे मौज़ूआत। इन्हीं पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो, सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मज़हर बरलास, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहली खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक पर इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद कितनी असरअंदाज होगी? सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के बेटों का हक है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों। उनके बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभरेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कासिम और सलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई, जो कि अभी तक तय होना बाकी है, तो क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई में कामयाब हो सकेगी? और साथ ही बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफ़े से मुतल्लिक अफवाहों और क़यास आराइयों की कि क्या उनमें कोई हकीकत है या महज सिर्फ अफवाहें ही हैं। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे बताएं, बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक चलाई जाएगी, 5 अगस्त उसका पीक टाइम होगा। ऐसे में बात हो रही है बानी तहरीक इंसाफ के बेटों की पाकिस्तान आमद की, तो क्या तारीख सामने आई है? कब आ रहे हैं कासिम और सलेमान पाकिस्तान? मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे हैरत होती है कि ये बानी तहरीक इंसाफ भी अजीब मुकद्दर लेकर पैदा हुए हैं। उनकी हल्की सी बात होती है तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता है, पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल मच जाती है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर देखें तो देखिए, जब भुट्टो साहब मुश्किलात में थे तो नुसरत भुट्टो मैदान में आई और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो। चलो, बेनज़ीर भुट्टो ने तो फिर सियासत भी की। इसी तरह जब नवाज़ शरीफ पर मुश्किलात थी तो बेगम कलसूम नवाज़ प्योरली एक घरेलू खातून थी, वो बाहर आई। हमारे साथ जदोजहद में हम उनके साथ रहे ARD के प्लेटफॉर्म से। ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आइन की बहाली के लिए जदोजहद की जाए। अब ये जो बानी चेयरमैन के बेटों का किस्सा है, देखिए, उनसे बात नहीं हो पा रही। वो अपने वालिद के बारे में मुतफ़िक्र हैं और वो आना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनका हक़ है आना, आके अपने वालिद को मिलना। इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है। और अगर किसी को रोकने की ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आईन पाकिस्तान इसकी मुखालफत करता है। और फिर देखिए कि जो हमारे एक और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटों के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान आते हैं, आके प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। तो ये भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। वो मैं नहीं समझता कि इतनी हलचल मचनी चाहिए। वो सियासत तो करने नहीं आ रहे, वो तो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं। और हाँ, उनका ये भी हक है कि वो फोरम में एहतजाज कर सकें। कोई तारीख नहीं आई? नहीं, तारीख तो ये है कि अभी वो पहले अमेरिका जाएंगे। अच्छा। अमेरिका में मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। अच्छा। और अमेरिका वो बचपन में भी जाते रहे हैं। अच्छा। अमेरिका जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। ठीक है, आगे कहाँ से कहाँ किसने जाना है, किससे मिलना है, वो सारी बातें बाद में कभी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लें कि भट्ट साहब, आप ये बता दें, आपके पास क्या खबर है, उनके बच्चे कब आ रहे हैं पाकिस्तान, और उनकी आमद को लेकर हुकूमत वक्त क्यों परेशान है, उनके क्यों हाथ पाँव फूल रहे हैं? कभी किसी का स्टेटमेंट, कभी किसी का स्टेटमेंट। शुक्रिया मुनीज़े। बानी चेयरमैन के जो साहबजादे हैं कासिम और सलेमान, वो पहली दफ़ा जो सोशल मीडिया पे आए, वो मेरा ख्याल है मारियो नवाफल नाम का कोई शख्स है, नौफल, जिसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू को ज़रा अंग्रेज़ी में है, ज़रा गौर से सुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको सुने ज़रा, उसमें क्या कह रहे हैं। उस इंटरव्यू में वो अंग्रेज़ी में ये फ़िक्रे कह रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, हमने फैसला किया है कि अवामी सतह पर आना होगा और बात करना होगी।
मुलाकात वास्ते नहीं आ रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि उनका हक है वो पाकिस्तान आए, उनके बाप का है पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का शहरी है, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, और उन्हें आके सियासत करने में भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो सियासत भी आके करे, कोई बात नहीं। लेकिन याद करें वो फिक्रा इमरान खान, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है मोबाइल में, मैं चला दूंगा अभी, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने कई साल पहले जो फिक्रे के थे वो क्या थे, अगर मेरे बच्चे कभी सियासत में आए तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर लानत भेजे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये खान का फिक्रा वीडियो में पड़ा हुआ है। आखिरी 2 बातें मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, मुखालफिन जो तंज कर रहे हैं ना इस वक्त कि जनाब ये पीडीएम हुकूमत को इंपोर्टेड कहने वाली जो बातें चल रही थी, तहरीक चलाने वाले, अब बरतानवी बच्चों को इंपोर्ट करके क्या ये तहरीक जो होगी वो इंपोर्टेड नहीं कहलाएगी मुनीज़े? नहीं, मैं तो ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बच्चों को सियासत में लाने वाले जो भी स्टेटमेंट्स थे, जमाइमा के भी बयानात हैं, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि हुकूमत क्यों परेशान है। सर इस पे भी रोशनी डालें। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उन्होंने आना है, अभी तक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। हुकूमत की परेशानी की बात ही नहीं है, ये सिर्फ वेंटिलेटर पे कोई शख्स लगे हुए हैं जिन्होंने अस्पताल से खत भी लिखा था खुदारा मामला तय कर ले, लेकिन इमरान खान ने कहा शट अप, नो, कोई मामला तय नहीं होंगे। 5 अगस्त को तहरीक चलेगी और बरलास भाई और शहजाद भट्ट डी चौक में जम्मे वीर के साथ होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं आप इस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रही हूँ, देखिए पहले तो तकारीर में कहा जाता था कि कहाँ है, अपने बेटे बाहर बिठाकर और दूसरों के बेटे को आगे किया हुआ है, वो बेटे आ रहे हैं, सबको मसला शुरू हो गया। और बाकी भट्ट साहब ने कहा, मतलब मैंने तो कहीं भी नहीं सुना, वो तो सुना है कि मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अब जबरदस्ती इस चीज को, उस सारे एहतजाज और फिर ये जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं, उन तमाम चीजों से जोड़ा जाए तो बड़ी हैरत होती है। मतलब क्या बंदा देख के सहूलत मुयसर होती है, या किसी के भी बॉक्स में कोई सा भी बयान आप दाग देते हैं? तो एक अजीब सी सूरत हाल है। और ये तो एक बयान था, मुझे नहीं पता कि सब ने, पूरी हुकूमत ने और पूरी सब लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। फिर वक्त आने दे, देख लेते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। वो हमें खबरें तो मिल जाती हैं कि भाई जो भी मामला तय होंगे वहां से होंगे, फिर हमें बताया जाता है कि उनकी मर्जी से ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुल्क में इतनी परेशानियां हैं कि इस तरफ कोई ध्यान जा ही नहीं रहा कि एक जो चीज आने वाली है उसके ऊपर बैठ के हम वो क्या कहते हैं कि वो कार्ड्स लेके बैठ जाए और वो आगे मुस्तकबिल का हाल बताएं। जो इस वक्त इस मुल्क का हाल हो रहा है, जो दहशतगर्दी अरूज पर है, उस पर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा। कोई हमें भी अपने जज्बात से बात करने का मौका मिल जाएगा और लोगों को यही तो बात है सायरा जी कि मुल्की मसाइल इनको नजर नहीं आ रहे, परेशानियां इनको नजर नहीं आ रही। इस तहरीक का एजेंडा क्या है ये भी तो वाजे करें। बानी की रिहाई है, मुल्की मामलात की फिक्रमंदी है जो उन्हें सताई जा रही है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन सलमान आबिद साहब शायद वो गहरी नजर रखते हो, उनसे पूछ लेते हैं कि सलमान आबिद साहब बच्चों की आमद का कंसर्न क्या है? कोई पॉलिटिकल गेन्स हैं या फिर कोई दर्द है उन्हें भी पाकिस्तानियों का? आ किस लिए रहे? देखिए, एक तो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि बानी पीटीआई के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आए, कि उससे एक कौमी सियासत का मंजरनामा जो है ना वो बदल जाता है। इसीलिए अभी से तोपों का रुख जो है वो आपको नज़र आ गया है कुछ बुज़रा के बयानात से। लेकिन कुछ लोग पीटीआई के अंदर भी हैं जो ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे ना आएँ। उनमें वज़ीर-ए-आज़म जो है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी हैं जो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे पाकिस्तान में आकर सियासत को लीड करें, एक बात। दूसरा, जो जमाइमा खान है, इमरान खान की पहली अहलिया, वो भी नहीं चाहेंगी कि किसी सूरत में उनके बच्चे जाके पाकिस्तान में सियासत करें। उन्होंने अपने खामन जो है उनका हाल देख लिया है जो कुछ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है, और वो क्यों चाहेंगी कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जाकर जेलों में जाएँ और यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हों जैसे बाकी पीटीआई के लोग हुए हैं। इसी तरीके से जो जमाइमा खान है वो ये समझती हैं कि जो अलीमा खान है उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो इस वक्त जो है ना वो लीड करें, दोनों बच्चे पाकिस्तान आएँ। अच्छा, आपको पता है कि अलीमा खान की भी और जो जमाइमा खान की भी कोई बात ज़्यादा चलती नहीं है। अलीमा खान की और बुशरा बीबी के दरमियान भी मामलात सबको पता है। तो इसलिए कुछ एक फैमिली के अंदर भी और कुछ पार्टी के अंदर जो लोग इस वक्त लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह, वो क्यों चाहेंगे कि वो लोग सामने आएँ और क्यों वो उनके लिए मसाइल पैदा करें? खुद बानी पीटीआई भी चाहेंगे कि अगर वो यहाँ पर बैठ के मुश्किलात को फेस कर रहे हैं
तो क्यों उनके बेटे जो है वो आकर यहाँ पाकिस्तान की रियासतों के निज़ाम में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में उसी तरह की विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जैसे वो हुए में। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एजेंडा क्या है। एटलीस्ट तहरीक का एजेंडा तो वाज़ेह करें कि हम ये तहरीक बानी की रिहाई के लिए कर रहे हैं, या फिर हम हुकूमत गिराने के लिए ये कर रहे हैं, या फिर हम अवाम के मसाइल उजागर करने के लिए तहरीक निकाल रहे हैं। तहरीक का मकसद क्या है, पहले एक दफ़ा वो वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक सामने नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, डिबेट ओपन करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बाज़गश्त और हमें सुनाई दे रही है और वो है सदर पाकिस्तान के इस्तीफे की। उस पर कई नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम नवाज शरीफ साहब का भी आ रहा है। क्या 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है? क्या सदर पाकिस्तान तब्दील होने जा रहे हैं? ये बहस भी बहुत आम हो चुकी है। बरलास साहब क्या कहते हैं? अच्छा, सदर पाकिस्तान के हवाले से देखें, अफवाहें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी तरदीदें कर रही है। क्या उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो उसकी तरफ से तो कोई तरदीद नहीं आई, ना MQM की तरफ से कोई तरदीद आई है, ना काफ लीग की तरफ से कोई तरदीद आई है, ना इजाजुल हक की तरफ से तरदीद आई है, तो तरदीद सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है जी। और वो पीपल्स पार्टी जिसने पिछले 2-2.5 साल में हर मरहले पर समझौता किया, हर आईनी तरमीम पर समझौता किया, वो पीपल्स पार्टी अकेली तरदीद कर रही है। बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर रही? अगर कोई हुकूमती आदमी तरदीद करे तो हम समझेंगे कि ये कोई बात भाई दुरुस्त है। तो इसका मतलब है दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो है, जो सिर्फ अकेली एक पार्टी तरदीदें करती फिर रही है। बात तो ठीक है, लेकिन चले शहजाद भट्ट साहब से पूछ लेते हैं, क्या नवाज शरीफ भी सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, या ये भी एक दरफुंतनी है? देखिए मरीज़े, शुक्रिया। पहले तो ये बात को समझने की कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर आजकल सबसे ज़्यादा जो कैंपेन चल रही है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है। अब इस कैंपेन जो चल रही है उसके इर्द गिर्द भी कुछ चीज़ें चल रही है। उसके इर्द गिर्द ये चल रही है, इसको कहते हैं बेपरखी उड़ा देना, एवं वहाँ तीर मार देना। क्या नवाज शरीफ इमरान खान के पास जेल जा रहा है? नवाज शरीफ सदर मुमलिकत बन रहा है? ओ भाई, शेरी रहमान ने वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी साहब कौन है? कौन नहीं जानता? किसका वो फ्रंट पे खड़े हैं, किसके आगे खड़े हैं, सबको नहीं पता। तो कहने की बात है, मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर फिक्रा कहा है कि मुस्तरद कर दिया है, तमाम दावे झूठ हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनने में दिलचस्पी रखते ही नहीं, गल ही नहीं। सवाल ये है, एक बंदा जिस पोस्ट पे बैठा है, अल्लाह उसको जितनी इज्जत डे बाय डे दे रहा है, और यार सदर में मुमलिकत बन के केड़ी क़यामत आ जाएगी? अच्छा, ये बिल्कुल बेफजूल बात है। सायरा जी, आप देखें कितनी खूबसूरती से शहजाद भट्ट साहब ने अफवाह को कह दिया कि ये ऐसी बेपरखी उड़ाई गई थी। आप मुझे बताएं, आपके जराए क्या कहते हैं? कोई सदाकत है इस बात में? मुनीज़े, खुदा के वास्ते सदर दारदारी के उस कुर्सी पर बैठने से ना यहाँ गरीब के, वो कहते हैं ना कि घर में कोई दाने पहुंचाए जा रहे हैं, ना कोई दहशतगर्दी खत्म हो रही है। कल एक आलिम दीन को वहां पर ये बाजोड़, ये कहाँ पर अमन जिरगे के थे, वो क्या नाम था उनका, शाह ज़ेब साहब, ज़ेब खान, क्या, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ उनको। फिर यहाँ जो टारगेट किलिंग होती है, अरे जो मर्जी उस कुर्सी पर बैठे, जो गरीब है उसके हालात नहीं संभलने वाले। आई एम सॉरी, मेरी बला से उस कुर्सी पर जो भी बैठे, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, यहाँ पर ये जिस मर्जी को बता दें। ठीक है, सायरा जी का ये कहना है कोई भी बैठे, अवामी मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, मेरा ख्याल है सलमान आबिद साहब भी वही देख रहे हैं। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बता दें, सायरा जी को तो सिर्फ अवामी मसाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको वो नज़र आ रहा है जो इस 27वीं तरमीम को करने के बाद मकासद हासिल किए जाने हैं? आप मुझे बताएं, क्या क्या हासिल करने के लिए 27वीं तरमीम हो रही है? जब 26वीं तरमीम आई थी तो उसके पीछे उसका एक बैकग्राउंड था जी। जुडिशरी को पैरालाइज्ड करना था, जुडिशरी को मफलूज करना था, वो कामयाब हो गए। 27वीं तरमीम को लाने का मकसद जो है, किसी एक को ताकत में लेके आना है तो वो हो जाएंगे। अगर आपने 58(2)B बहाल करनी है तो वो भी हो जाएगी। अगर आपने जो है पार्लियामेंट की हैसियत को रबर स्टैंप बनाना है तो वो भी हो जाएगी। कौन सी चीज़ है जो नहीं होगी? और ये जो भट्ट साहब ने कहा, पाकिस्तान में जब भी तब्दीली आती है ना भट्ट साहब, उससे एक दिन पहले तक या 1 घंटे पहले तक ये कहा जाता है कुछ नहीं होने वाला जी, ये सारी अफवाहें हैं। और ये आप छोड़ दें सियासतदान क्या बातें कर रहे हैं, इस्लामाबाद के हलकों में जाके ज़रा गुफ्तगू तो सुने
वहाँ जो बाज़गश्त चल रही है होटलों के अंदर, कॉफ़ी शॉप के ऊपर, हमारे सीनियर जर्नलिस्टों की, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो सारी जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो लग ये रहा है कोई एक नया इम्कानी मंजरनामा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये नया इम्कानी मंजरनामा पैदा हो रहा है तो उसमें 27वीं तरमीम तो रोल प्ले करेगी। बाकी किसने सदर बनना है, किसने सदर नहीं बनना, ये बहस जैसे इन्होंने सायरा ने कहा बेमानी है जी। दो फिक्र सिर्फ कीजिएगा, दो फिक्र सिर्फ मैं मुनीर से ये कहना चाहता हूँ, 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। लिहाजा 26वीं तरमीम दूसरा फिक्रा, अभी उसमें कुछ तिश्नगी रह गई है, हाँ। उसको दूर करना है। और जिस गॉसिप्स की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद के हलकों में, अच्छा। वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, यहां तक ठीक है, लेकिन उसकी टंग स्लिप हो गई है और उससे एक बोंगी खबर प्लेस हो गई है। बाकी इसमें शहजाद भट्ट साहब बात सिर्फ इतनी है कि वक्त और हालात, आपने खबर दी थी ना जी, ये उससे 10 दिन पहले यहाँ पर कराची भी मैं कहीं बैठी भी थी और ये बात थी, और ये बात थी कि जो सर के ऊपर हाथ था वो हल्का सा हटा लिया गया, तो उनकी खबर गलत नहीं है। एक और छोटी सी बात सुन ले, मतलब कि नहरों के मामले पर हाथ हटा लिया गया, ये कहना चाह रही है। एक और छोटी सी बात सुन ले भट्ट साहब, बताइए। अगर किसी ने ये तय कर लिया कि 27वीं तरमीम के साथ कुछ तब्दील करना है तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे खड़ी होगी। ठीक है, आप सबके पॉइंट्स आगे हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ये हमें याद रखनी है कि वक्त और हालात की जरूरत के तहत आइन में तरमीम होती चली आई है। 26 बार तो तरमीम हो गई है 1973 के आइन में, लेकिन इसको मुल्की मुफाद में होना चाहिए, अवामी मसाइल के हल करने के लिए होना चाहिए, ना कि ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मकासद को हल करने के लिए। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, 9 अफराद का शनाख्त के बाद कत्ल, फितना अल खवारिज और भारतीय गठजोड़। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहां 9 अफराद को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। जुमेरात की रात बलूचिस्तान के ज़िला यूब और लोरालाई की सरहद पर वाक़ सोरडकई के इलाके में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज़ में सवार कम अज़ कम 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। तमाम जाने ही कीमती हैं, मगर वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए जाने वाले 2 भाइयों को भी शहीद किया गया। अब एक के बजाय 3 जनाजे। क़यामत सुग़रा का मंजर है। भारत को जंग में शिकस्त के बाद अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बदअमनी फैला रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान को इन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ मज़ीद जंग तेज़ करने की ज़रूरत है। सायरा बानो मेरे साथ हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि फितना अल हिंदुस्तान एक बार फिर से ज़ोर पकड़ रहा है, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है? हाँ, यही सवाल मैंने आपसे पूछना, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अपने वजीर दाखिला को देख लीजिए, उन्होंने चंद माह पहले कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है वो एक SHO की मार है। मैं तो इंतजार में हूँ कि वो कौन सा SHO है, क्या उन्होंने छुपा के रखा हुआ है या वो कोई बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? आए दिन आप ये देखें, अब तो बाकायदा दिल दुखता है कि मतलब वहां पर आप एक बस आप रोकते हो और उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड चेक करके वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, या वो हमारे भाई हैं। या हमारे सिंध में 6-7 माह पहले 3 दर्जी बेचारे गरीब, उनको मार दिया गया। तो मैं ये कहूँ कि बात तो कहाँ है रियासत? मैं रियासत से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला तो ऐसे हैं मुनीज़े कि एक शख्स जिसने कराची आना था वो अपना बोर्डिंग पास लेके कैसे इस तमाम कस्टम और FIA से गुजरता हुआ वो जद्दा पहुंच गया। क्या मैं कहूँ, जहाज की बात कर रही हैं आप जाफर एक्सप्रेस को क्यों भूल रही हैं? मैं सलमान आबिद साहब की तरफ आना चाहती हूँ। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बता दें, मुझे ये इंसिडेंट देख के लगता है कि भारत की आग ठंडी नहीं हो रही है और भारत एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। आप फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान की इस कार्रवाई, इस घिनौने फेल को ही देख लें जो अभी 9 पाकिस्तानियों को जिस तरह इन्होंने मौत के घाट उतारा है। देखिए, जब पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर में ये प्रॉक्सीज़ वॉर है। ये अफ़गानिस्तान से भी होगी और ये हिंदुस्तान से भी होगी। और बार बार मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर इस वक्त भारत का बड़ा एजेंडा है ताकि वो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज़ कर सके। और इसमें जो भी सायरा ने कहा ना, लसानियत का कार्ड जो है, रंग ज़बान का कार्ड जो है वो खेला जाए ताकि उसमें लोगों में और ज़्यादा खलीज पैदा हो सके। तो इसलिए अब इस प्रॉक्सीज़ वार को डील करना पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की और पाकिस्तान की हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। अभी हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान भी ठीक हो गया है, हम कह रहे थे कि PK भी ठीक हो गया है,
पूरा मुल्क भी ठीक हो गया, लेकिन फिर दहशतगर्द जो है वो आके हमें सलामी दे जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, हमारी रेट जो है वो ज़्यादा मजबूत है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पर सिक्योरिटी हालात को डील करने के लिए और ये दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने जो इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रेटजी है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, वो किस नाम की सूबाई हुकूमत है मुझे आप ये बता दें। अगर उसने ये सारी चीज़ें डील नहीं करनी तो ये क्यों हमने एक जिसे कहते हैं सूबाई हुकूमत का बोझ बनाया हुआ अपने ऊपर डाला हुआ है कि अगर उसने कुछ नहीं करना, उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियारात में नहीं है, किसने करना है, फिर किसके इख्तियारात में है। फिर मैंने आपसे कहा कि दहशतगर्दी सूबाई मसला नहीं है, यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज भी दहशतगर्दी को और सिक्योरिटी के मसले को एक सूबाई मसला समझा जा रहा है। ये कौमी मसला है, पूरी पाकिस्तान की रियासत इसका शिकार है और इसमें बाकी सूबाई हुकूमतें खामोश है, उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जाती है जब वाकया हो जाता है। और भाई फेडरल गवर्नमेंट ये बताए कि वाकया होने से पहले ऐसे कौन से इकदाम वो उठा रही है जिससे इन दहशतगर्दों को रोका जा सके। आप कब तक ये राग लाते रहेंगे? हिंदुस्तान वाला वो खेलेंगे, उन्होंने तो खेलना है। हमें अपनी इंटरनल कमजोरियों को डील करने के लिए जो रोल प्ले करना है, जो अफर्मेटिव एक्शन लेने हैं, वो हम क्यों नहीं ले पा रहे? ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि भारत एक बार फिर से जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसकी नाकामी का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए चौकस रहना होगा कि अगर भारत इस तरह का कोई फेल उठाता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, उसका मुंह कैसे तोड़ा जाएगा। लेकिन उनसे किस तरह निपटे जो अपने अंदर ही बैठ के अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। मजहर बल्ला साहब, आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान की वो क़यादत जो फरारी के नाम से मशहूर है, वो भाग कर ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, भारत का साथ देते हैं और उसकी वजह से हम ये सारा टेररिज्म फेस करते हैं। किधर है वो? उनका कला किस तरह से खमा किया जाएगा? जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ठीक है, भारत हमारा दुश्मन है और हमें उसको दुश्मन ही समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ भारत का तस्करा करके हम बरियो ज़िम्मा नहीं हो जाते। आप देखिए कि बलूचिस्तान में आईडी कार्ड देखकर कत्लो गारत की जाती है, कभी फ़िरका परस्ती के नाम पर, कभी सूबाई तासब के नाम पर, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि फ़िरकावरियत को भी हवा दी जाए और सूबाई तासब को भी हवा दी जाए। अभी सायरा बानो ने तस्करा किया जद्दा का कि वो कैसे बंदा चला गया FIA की मौजूदगी में। तो गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ सरकारी अहलकार जो हैं उनका कमाई पे ज़्यादा ज़ोर होता है, फ़राइज़ पे नहीं। फिर बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के जो B कैटेगरीज़ के अज़ला हैं उनको A कैटेगरीज़ में क्यों नहीं बदला जाता। फिर ये बलूचिस्तान के जितने इक़्तिदार वाले लोग हैं, किसी का भाई मफरूर है, किसी का भाई प्रॉक्सी वार में शरीक है, तो इन लोगों से आखिर हिसाब क्यों नहीं लिया जाता? कौन लेगा? क्या इस मुल्क की अदालतें लेंगी या ताकतवर लेंगे? और फिर ये हुकूमतें जो बनाई हुई हैं, ये नाम नहाद हुकूमतें बनाने का क्या फ़ायदा है जिनकी कारकर्दगी सिफर है? शहजाद भट्ट साहब, आपके पास इस स्टोरी का क्या इंसाइडर है? देखें मुनीज़े, सबसे पहली बात तो ये है कि शिनाख्त के बाद मासूमों का जो कत्ल हुआ है 9 अफराद का, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ूब और लोरालाई की सरहद पर वाक़या ये जो इलाका है सूरत डिक्की, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर अगर आप नोट करेंगी तो कलदन तंजीम जो है बलूचिस्तान लिबरेशन, उसने क्या दिया जी, असी 9 अफराद मारे जी, हाँ जी हम ओन करते हैं। बात मुनीज़े ये है, यहाँ पर आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, FIA क्या हो गया, अरकान असम्बली क्या हो गए, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, वो आ रहा है वो जा रहा है। और भाई इस मुल्क में इस वक्त जंग लगी हुई है, कौम हालत जंग में इस वक्त है। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो नीस्तो नाबूद हो गया था उसका 2 नंबर तैयार कर रहा है, वो फिर बैठा डुगडुगी बजा रहा है। और उसके साथ साथ उसने ये जो बलूचिस्तान है इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन कोका बना दिया है। उसने KPK में ऑपरेशन, सारा कुछ तो सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं, सारा सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है, हर कत्ल का जिम्मेदार सोशल मीडिया। आप हर बात पे सोशल मीडिया ले आते हैं। ठीक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जवाब ये है कि ये सोशल मीडिया, मैंने कहा है कि नवाज शरीफ जा रहा है जेल, ये मैंने कहा है कि बाहर आ रहे हैं। आप हुकूमती नाकस कारकर्दगी क्यों नहीं मानते?
हुकूमती नाकसकर्दगी क्यों नहीं मानते? बिल्कुल ठीक, आप सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी एक साइड पे खड़ी है, उस पर बहस की जा सकती है। मैं नहीं कहता कि रावी चैन लिख रहा है, मैं नहीं कहता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं मुल्क हालत जंग में है, और ये जो हालत जंग में है, आपने कल कोर कमांडर को, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस देखे ना, क्या फिक्रा उसमें आया है? उसने कहा इंडियन हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामिया कार्रवाइयां जारी रखना नागजीर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बलोचिस्तान में खुल के, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सब करना है भारत ने, अपनी प्रॉक्सीज इसी तरह से लड़नी है, पाकिस्तान का अमन इसी तरह दाव पर लगाना है, और ऑपरेशन सिंदूर, अपने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का बदला इसी तरह से लेना है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती, इससे भी भारत की जो तड़प है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, वो इससे ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। आपस में ये लड़ाई झगड़े आप सब भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे हुमैरा असगर कत्ल केस की। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत, कत्ल या खुदकुशी? मॉडल हुमैरा असगर की मौत का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका और बहुत सी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि हुमैरा असगर कत्ल से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंकशाफात के मुताबिक हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। निचले जिस्म का गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका था। मौत को 8 से 10 माह का अरसा भी गुजर चुका है। लाश डीकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी और लाश में कीड़े भी पड़ चुके थे। किसी तशद्दुद या ज़बरदस्ती की अलामत जाहिर नहीं हुई। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इतना अरसा लाश पड़ी रहे और हमसायों में किसी को इस बात का इल्म तक ना हो? हुमैरा असगर केस में कितने राज सामने आना अभी बाकी है जिससे ये मुअम्मा हल हो जाए कि ये कत्ल था या खुदकुशी। मज़हर बरलास साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक अदाकारा जो 8 से 10 माह बताए जा रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई है, और फिर जो भी डिटेल्स सामने आ रही हैं, हमें उससे अभी तक ये तायन क्यों नहीं कर सक रहे कि आखिर हुआ क्या था? मुनीज़े, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कोई भी वाक़या होता है, हम उसकी रूट काजेस की तरफ नहीं जाते। हम सिर्फ एक वाक़या पढ़ते हैं, ख़बरें, और बस उसके बाद चुप करके बैठ जाते हैं। इसका रूट कॉज क्या है? क्या किसी ने अंदाज़ा किया? ये हमसायों वाली बात आपकी दुरुस्त है। क्या किसी ने अंदाज़ा लगाया कि उस अपार्टमेंट का बिल बिजली का कौन देता रहा, गैस का बिल कौन देता रहा? आखिर 10 माह अगर हुए तो किसी न किसी ने बिजली के बिल अदा किए होंगे, उसको पकड़ा जाए। नहीं, बिजली फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ थी बरलासा, बिजली बंद हो गई हुई थी सितंबर या अक्टूबर 2024। सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, पिछले देखिए कि हमारे 20-25 सालों से माशरे में यकदम एक तब्दीली आई है। अच्छा। जिसमें हमारी अखलाकी कदरें कहीं खोकर रह गई हैं। बच्चे जो हैं माँ बाप से नाराज़ हैं, माँ बाप बच्चों से नाराज़ हैं, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सोशल जो हमारी अखलाकी इक़दार हैं उसकी कोई क्लास ही नहीं पढ़ाई जाती कहीं पर भी। आप देखिए जापान में बच्चों की जो इब्तदाई तालीम है वहाँ ही उन्हें अखलाकी तरबियत की क्लासें पढ़ाई जाती हैं, मगर हमारे यहाँ किसी भी सतह पर अखलाकी तरबियत की कोई क्लास नहीं पढ़ाई जाती। आजकल मैं समझता हूँ ये जो बेरा रवि का शिकार बच्चे हो गए, इसमें सबसे बड़ा किरदार अगर सोशल मीडिया का है भी तो आप देखिए कि माँ बाप का किरदार कहाँ गया, उस्ताद का किरदार कहाँ गया। उस्ताद भी दौलत के पीछे भाग रहा है, माँ बाप भी दौलत के पीछे भाग रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस मुल्क की लीडरशिप जो है, चूंकि वो करप्ट है, वो दौलत के पीछे भागती है, पूरे मुआशरे को दौलत की देवी की पूजा पे लगा दिया गया है। साहब, इस पे तो सियासत नहीं, ये बेसिक वजह है। ठीक है, आपकी नजर में होगी। ये जराइम जो है, आपकी राय ले लेते हैं। सलमान नहीं, मुनीज़े पैसे की दौड़ जराइम करवाती है, पैसे की दौड़ जराइम करवाती है या नहीं, ये साबित नहीं हुआ। सलमान आबिद साहब, मुझे बताएंगे कत्ल था या खुदकुशी थी? देखिए, अभी तक तो ये साबित ही नहीं हो सका कि वो कत्ल था, खुदकुशी थी, तभी मौत थी। माशाल्लाह पाकिस्तान की सोशल मीडिया को तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे शानदार कारनामे उन्होंने किए हैं
और ऐसा सा कुछ लिख डाला है उस लड़की के बारे में, वो ठीक है, गलत है, दुरुस्त है, उसके माँ बाप से नाराज़गी थी, माँ बाप उसके शोबिज़ में जाने के लिए राज़ी नहीं थे, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन कोई हमारी अखलाकी कदर जो है, क्या हम हर वाक़े को एक तमाशा बनाकर दिखाना चाहते हैं? क्या हम हर वाक़े को इस अंदाज से पेश करना चाहते हैं कि उनका बाप जालिम है, उनकी माँ जालिम है, उनके भाई जालिम है, या लड़की जो है वो जालिम है? यानी और हर एक उसमें से स्टोरी निकाल रहा है, कोई उसके ताल्लुकात जोड़ रहा है, कोई कहता है वो नशे में थी, कोई कहता है वो नशा इस्तेमाल करती थी, कोई कहता था वो उसके ताल्लुकात थे, कोई कहता है वो पैसे ज्यादती भी हुई थी, किसी ने कहा कि वो पैसे बहुत कमाने भी जा रही थी। तो भाई बात ये है कि क्या किसी का कोई इंडिविजुअल राइट है ज़िंदगी गुजारने का? क्या हम किसी की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए तैयार हैं? अगर गलती हुई है तो गलती फिर उसकी निशानदेही भी हो जाएगी, वो माँ बाप की तरफ से है, लड़की की तरफ से है, इंतज़ामिया की तरफ से है, मोहल्लेदारों की तरफ से, वो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि हम जो है सोशल मीडिया को या मीडिया की बुनियाद पे हर वाक़े को एक तमाशा बनाकर क्यों दिखाते हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम इस वाक़े को, जब आप किसी को ग्लैमराइज करते हैं वाक़यात को, तो फिर उसके नतीजे में मजीद इस किस्म के जराइम पैदा होते हैं। सायरा जी, आप खुद एक माँ हैं, आप मुझे ये बताएं कि हुमैरा असगर की माँ का स्टेटमेंट भी शेयर किया गया है, जिनका ये कहना था कि मैं देख नहीं सकती, मैं नहीं देखूंगी, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं? क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो बयान सामने आया था वो यही था कि हम बॉडी नहीं ले रहे, मगर उसके बाद नवीद असगर ने मजीद इसकी वजाहत कर दी है। वो जाहिर है वो फैमिली बैठे हैं, उनकी तो बयानात है, उसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ कि जाहिर है अच्छी खासी, मतलब वो कहते हैं कि कुछ शक्ल प्यारी बच्ची जिस माँ की, वो उस हालत में नहीं देखना, मतलब एक होता है कि इंसान कि मैं वो एक आखिरी याद जो उसका वो चेहरा है वो देखना चाहती हूँ, जिस हालत में वो मिली है, मैं वो चेहरा अपनी आंखों में ये आखिरी याद नहीं रखना चाहती। उससे पहले बदलाव साहब आप कह रहे थे, फिर आप कह रही है कि आप सियासत की तरफ रहेंगे। देखिए, इखलाकी इक़दार अब इस मुल्क में रह नहीं गई। इसका सबसे बड़ा जो मैटर है ना, जो इस मुल्क में जो कहते हैं कि मिडिल क्लास खत्म हो गई और गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं, यहाँ पर लोग किसी का फोन उठाते नहीं है। मैं आपको सच में बता रही हूँ कि कई फोन ऐसे होते हैं कि जिस तरह मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, इसका आपको पता होता है कि हालात उनके ऐसे हैं, अगर इसका फोन उठा लिया तो ये सिर्फ पैसे ही मांगेगा, तो लोग फोन नहीं उठाते। जो हमारी इखलाकी इक़दार खत्म होने में ये नहीं कि इसमें इस चीज का हाथ, इस चीज का हाथ, ये कि हर इंसान वो कहते हैं कि अपनी ही पूरी नहीं पड़ रही तो वो किसी दूसरे की परेशानी में भी नहीं वो देखना चाहता। बाकी तो पुलिस के हल करने के जो सवालात हैं वो ये कि पिछले सुना है कि 6-7 माह से बिजली कटी हुई थी, तो मालिक मकान की जब बिजली कटी हुई होगी उसको नोटिस मिला हुआ होगा। और यहाँ पर स्मेल कैसे नहीं, यहाँ पर जो बिल्कुल साथ है उसकी 7 महीने से बू, यहाँ मैं जमजमा में रहती हूँ, 5 माह पहले यहाँ पर भी एक खातून की डेथ हो गई थी, 5 दिन बाद वो शायद लाश मिली थी। हमें बाद में पता चला एक ऐसी बू फैली हुई थी कि मैं उसका तस्वुर करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये अब तो पुलिस और सारी वो, बाकी उनकी माँ का जो आपने मुझसे सवाल पूछा, तो जाहिर है एक माँ होने के नाते ठीक है वो नहीं वो उस हालत में देखना चाहती। पता नहीं किस जाहिल ने वो एक तस्वीर भी ब्लर करके इस गम को फेस ना कर सकती हूँ। लेकिन बीइंग द ब्यूरो चीफ ऑफ GNN एंड पंजाब, शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, मीडिया ट्रायल किया जाए, मगर किसी ने भी अभी तक उस अपार्टमेंट के मालिक को क्यों नहीं शक के दायरे में लिया? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, इन्वेस्टिगेटिव सवाल है। लेकिन इससे कबल मैं ये बता दूं कि ये बच्ची जो है वो लाहौर से तल्लक रखती थी और अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान से तल्लक रखती थी। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये कराची शिफ्ट हुई है अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, और सबसे बड़ा यही कसूर है इस लड़की का कि ये लड़की है। जब पाकिस्तान में हमारे माशरे में लड़का ऐसे काम करता है ना, तो उसको हम खुली छूट दे देते हैं। वो खैर है, मैं ऐसे अफराद को भी जानता हूँ जिनकी पंजाब हुकूमत ने टॉप 10 इश्तिहारियों की लिस्ट जारी की, जब वो बाद पुलिस मुकाबले में जाँ बाकू हुए तो उनके माँ बाप ने उनकी लाशें वसूल की और शान शौकत से उनको किया। हमारे बेटे, यहाँ ये लड़की है, ये माशरे के मुंह पर एक थप्पड़ है कि वो अच्छी थी या बुरी थी, मैं नन ऑफ माय बिजनेस। उसके मरने के बाद उसके तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं और उसकी लाश लेने को लोग नहीं आ रहे, ये बाइसे अफसोस है। अब सवाल ये है जो आपने फरमाया, पुलिस यहाँ ही, ये ब्लाइंड मर्डर है मुनीज़े। अच्छा। और ब्लाइंड मर्डर में पुलिस इसी जगह फंसी हुई है कि जब 9 माह तक ये बंद रहा घर और उसकी बिजली कट गई और वहां पर जो एक नेक्स्ट डोर नेबर था वो भी चला गया हुआ था। अब जो आपका सवाल है, सायरा बात कर रही थी
जब 2.5 महीने तक, मेरी जो फ्रांसिक से बात हुई है, 2.5 महीने तक लाश से बदबू आती है, उसके बाद लाश से बदबू नहीं आती क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। जब कीड़े उन जर्म्स को खाना शुरू कर देते हैं तो फिर ताफुन नहीं फैलता, हवा इस तरह की नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस है उनसे मेरी बात हुई, आखिरी फिक्रा, जो पुलिस से मेरी बात हुई है उनका यह कहना है कि हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, मालिक मकान को भी और कातलों तक पहुंच जाए। बात यह है कि इस मामले को मजीद स्पेकुलेट ना जाए और पुलिस को चाहिए कि मजीद इसके ऊपर हमें बताए, लोगों को बताए जो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन अलमिया ये है कि ये कफन, ये कब्र, ये जनाजा रस्म शरीयत है। इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला कोई नहीं होता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।